23 लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं। उसमें 10 बच्चे हैं, 10 मर्द हैं, 2 ख़वातीन हैं। जमात इस्लामी ने इन बारिशों में मुसलसल धरना अपना जारी रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। सानेहा मरी को हम कोताही कहें, कुदरती आफत कहें, नाअहली कहें, ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की ना तजर्बेकारी कहें, क्या कहें कि वो पाकिस्तानी जो मौसम का मज़ा लेने के लिए, बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए जा रहे थे, वो एक ऐसी आफत में फंस गए। सड़कें साफ़ नहीं की जा सकी। वो इन्फॉर्मेशन जो मेट ऑफिस ने दी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका और ये अमवात हो गई। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के अंदर चंद हफ्तों पहले इसी तरह का एक वाक़या हुआ। बर्फ़ गिरी और गाड़ी फंस गई, और गाड़ी जब फंसी तो सामने इंजन के साथ जो उसका एसी का जालियां होती हैं, जो आगे का फ्रंट एरिया होता है, वहाँ बर्फ़ आ गई। और फिर एक अमरीकी चैनल ने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या है। वैसे अमेरिका समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी बर्फ़ गिर रही होती है तो वहाँ के बल्दियाती इदारे मुसलसल बर्फ़ हटा रहे होते हैं, नमक डाल रहे होते हैं और रास्ता हमवार कर रहे होते हैं, और इमरजेंसी की सी कैफियत होती है। ये गैस क्या है? इस गैस को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एसी जब बर्फ़ की जालियाँ बंद हो जाती हैं, उसका फ़ैन बंद हो जाता है, तो बजाय ये गैस बाहर जाने के, ये गैस अंदर गाड़ी में आना शुरू होती है। और इस गैस की कोई स्मेल नहीं होती, कोई इसकी बू नहीं होती। और चूंकि इसकी बू नहीं होती तो ये गैर महसूस तरीके से जो गाड़ी में अंदर लोग बैठे होते हैं उन्हें बेहोश कर देती है पहले मरहले में, और गैस भरती रहती है और इससे लोग जाँ बहक हो जाते हैं। यही सारा मामला मरी में भी हुआ। 23 लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं। उसमें 10 बच्चे हैं, 10 मर्द हैं, 2 ख़वातीन हैं, और एक की बॉडी के बारे में अभी नहीं मालूम हो सका। अब हम क्या कहें? मेट ऑफिस ने कहा बारिशें बहुत तेज़ होंगी, बर्फ़बारी होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लोग जाते रहे और ये तय नहीं कर सकी हुकूमत कि कितनी गाड़ियाँ मरी के रास्ते में ऊपर जा सकती हैं, कितनी पार्किंग है, कितनी बर्फ़ हो रही है, कितने होटल्स हैं, कितने खाने पीने की जगह है, इन लोगों को ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। छोटा सा मामला इतना संगीन और बड़ा मामला बन गया। अब क्या सूरत हाल है? राना वक्कास अनवर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, मेरे साथ इस वक्त मौजूद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। राना साहब, एक सहाना कहें, हम कोताही कहें, नाअहली कहें, ना तजर्बेकारी कहें, लोग तो खुशी मनाते हैं ऐसे मामलात में। हम आंसू बहा रहे हैं और देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। क्या हुआ है ये राना साहब हमारे साथ? जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें इतनी जानों का ज़िया हुआ है, और कतई तौर पे इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ ऐसे मुहर्रकात या वजूहात ऐसी हैं जिनको हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि चंद दिन पहले हमें मालूम था कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी के अंदर पहुँच चुकी हैं, और जैसे ही जुम्मे का दिन आया, महकमा मौसमियात की तरफ से इस हफ्ते बारिश का भी पेशीन गोई की गई थी। इसके अलावा बर्फबारी का भी बताया गया था। तो वीकेंड के साथ ही जुम्मे वाले दिन लोगों ने जैसे ही रुख करना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर अब फर्दर गुंजाइश नहीं है, तो रोका जाना चाहिए। जुम्मे के दिन हमने मरी में तमाम रास्ते बंद किए, कोशिश की कि लोगों को वहाँ से वापस किया जाए, लेकिन वहाँ लोग तैयार नहीं थे वापस जाने के लिए। वो तमाम लोग जो रास्ते में थे और ऐसे रास्तों में थे जहाँ की एक्सेस भी मुश्किल हो गई थी 2 या 3 फुट बर्फ़बारी की वजह से, वहाँ पर वो लोग उनको मदद नहीं पहुँच सकी, और उसकी वजह से उनकी जान की बाजी वो हार गए। तो इसमें जब हमने फिर नेक्स्ट डे हफ्ते वाले दिन जब ये सारी वाक़या आवाम को इल्म हुआ, बाकी तमाम लोग हमारी मदद के लिए आए, तो हमने ये देखा कि जो लोग जिनको हम 17 मील का पॉइंट है जहाँ से लोग मरी में दाखिल होते हैं, वहाँ से जब हम उनको वापस करने की कोशिश कर रहे थे तो लोग कतई तौर पे तैयार नहीं थे कि उनको वापस भेजा जाए। वो उस वक्त भी एडमेंट थे, उस वक्त भी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि हमें आप मरी जाने दें। जिन लोगों की जानें चली गई हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन हम अभी भी मरी जाके और बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। तो इसमें हमने भरपूर कोशिश की। इसमें पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद के लिए आई, पाकिस्तान रेंजर्स आए,
इस्लामाबाद पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की, लोगों को वहाँ से हमेशा होता यह है कि एक साइज़ के बाद फिर डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस के ताउन से, ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से बाड़ लगा देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। अब ये क्या बात हुई, आवाम कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुन रहे और उन्हें जाने दिया गया, चूँकि वो कह रहे हैं हमने जाना है और आप कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, नहीं मान रहे, हम क्या करें। ये तो कोई जवाज़ नहीं ना, ये तो पुलिस रोकेगी, डिप्टी कमिश्नर साहब रोकेंगे, अब ज़िले इंतज़ामिया रोकेगी कि नहीं हो सकता ये क्या, मतलब ये तो अजीब सी बात नहीं है वैसे ये कि लोग नहीं मान रहे थे, लोग चले गए। नहीं, हमने लोग नहीं मान रहे थे और हमने फिर भी उनको जाने नहीं दिया। मैं पॉइंट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी अमवात हुई, लोग फिर भी बजिद से कि उनको जाने दिया जाए। हमने कतई तौर पे उनको जाने नहीं दिया। 17 मील का जो रोड एक्सेस थी टू मरी वो बंद कर दी गई थी। 2-3 पॉइंट्स पे हमने बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें अहम पॉइंट ये है कि हम कतई तौर पे ये नहीं चाहते कि लोगों की जो फ्रीडम टू मूवमेंट है वो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फ्रीडम टू मूवमेंट का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर आप बात फरमा रहे हैं। अब जाहिर है आपने जिस एंगल से बात की है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी तो देखी जाएगी कि मेट ऑफिस कह रहा है कि 3 से 4 फुट बर्फ गिरेगी जुम्मे और जुमरात की रात से हफ्ते तक, और अगर ये गाड़ियां जा रही हैं और 3-4 दिन गाड़ियां वहां रहेंगी तो ये 4 से 5 फुट बर्फ क्या हाल करेगी। तो यहाँ पे वो जो आप जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो तो ज़ाया हो जाता है। इमरजेंसी की कैफियत में एक इदारा है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि इतनी सारी बर्फ़ गिरेगी, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर तो ये चीज़ जायज़ नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और उसके बाद फिर हमने जब जुम्मे वाले दिन हमने रास्ता बंद किया तो पब्लिक को फर्दर हमने डायरेक्ट किया कि वो नहीं जाना चाहिए। हमने हर तरह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमें मुश्किलात जरूर रही, लेकिन हमने फर्दर लोगों को जाने नहीं दिया। अच्छा, खैर डिप्टी कमिश्नर साहब ये बताइए कि ये हमारे बुजुर्ग को कौन बता रहा था कि सर जबरदस्त एनवायरनमेंट है, बेहतरीन मौसम है, शानदार, लोग खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं और जाने चाहिए, और इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे बुजुर्ग ने शानदार किस्म के ट्वीट्स किए, टीवी पे बोला, बताया कि भाई सियाहत का फरोग हो रहा है, हज़ारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों पर पहुंच गई और लोग जा रहे हैं, खाना पीना, होटल वोटल, ये वो छोटे से होटल का कमरा जो है वो 25,000 का मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ये इन्फॉर्मेशन की वजह से तो लोग आपसे जिद कर रहे थे कि हमें जाने दो, हमारा वजीर तो ये कह रहा है, आप हमें रोक रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन वजीरों को कौन देता है? यकीनन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स अपनी कोशिश करता है तस्वीर लगाए, सेलिब्रेशंस को लोगों के साथ शेयर करे, और हमें भी ये जब पता चला कि वहाँ पर 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा आपको पता चला सोशल मीडिया से? आपका अपना सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई हैं? नहीं, हमें जब पता चला, क्योंकि ये मरी की एडमिनिस्ट्रेशन इज पिंडी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है, इस्लामाबाद इज जस्ट अ कनेक्टेड सिटी विद द मरी। हमें जब इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच गई, हमने सब्सिक्वेंट अपने एक्शंस लिए, जिसमें उसकी एक्सेस बंद करना भी था, रास्ते बंद करना भी था, और ये हमने पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन से हमने ये एक्शंस लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कोरेस्पोंडेंट नईम असगर साहब इस वक्त मौजूद हैं मरी में। अस्सलाम वालेकुम नईम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आवाज़ आ रही है। नहीं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितनी गाड़ियां आप फंसी हुई देख रहे हैं? बर्फ कितनी हटा ली गई है? पाक फौज के जवान किस हद तक चीज़ों पे कंट्रोल कर चुके हैं? और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंच गए हैं, उन्होंने अब तक क्या अहकाम दिए हैं? ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है? ओवरऑल पिक्चर इस वक्त क्या है? देखिए, मरी में जो सूरत हाल पैदा हुई थी जुमे और हफ्ते की रात के दरमियान, बर्फ़ का जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया और 22 से ज़ायद जो लोग हैं वो अपनी जानें, उनकी जानों का ज़िया हुआ। उसके बाद होश आया सरकारी इदारों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जब मीडिया पे बात आई, शोर मचा, तो फिर इन लोगों को ख्याल आया। अभी मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे, हम इस वक्त झीका गली चौक में मौजूद हैं। गाड़ियां मौजूद हैं और गाड़ियां फुली ढकी हुई हैं बर्फ़ के साथ। गो के इस्लामाबाद से यहाँ तक तमाम रास्ते बर्फ़ से क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन जो
सड़कें हैं, सड़कों के किनारों पे जो गाड़ियाँ मौजूद हैं और ये वो गाड़ियाँ हैं जो फंस गई थी, ट्रैफिक में फंस गई। इनमें फैमिलीज मौजूद थी और लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए इन गाड़ियों से निकले और सेफ जगह पर जाकर बैठ गए, उन्होंने अपनी जानें बचाई। आज ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, फंसे हुए सयाह थे जिनमें बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, वो रात को कंप्लीट हो गया था। तकरीबन 8000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है यहाँ से और बाकी जो सयाह थे जो यहाँ पे फंसे हुए थे वो अब आज वापस गए हैं। आज सुबह यहाँ मरी में धूप निकली और अच्छी धूप के बाद मौसम क्लियर हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और जो बर्फ़ हटाने का काम है वो भी आसानी से किया जा सका। लेकिन अभी दोबारा से बादल बन रहे हैं और दोबारा से सिचुएशन जो है सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए नहीं कि अगर दोबारा से बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे इंतजामात हैं कि कंट्रोल किया जा सकेगा, लोगों को निकाला जा सकेगा? एक चीज़ ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि जो गाड़ियाँ आपके अक़ब में नज़र आ रही हैं और वैसे भी उस इलाके में भी बर्फ़ ढकी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें फंसी हुई हैं, क्या ये अंदेशा है कि लोग इन गाड़ियों के अंदर हो सकते हैं? अब ऐसी और गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं जिनके अंदर लोग फंसे हुए हों और वो इंतज़ामिया को और अब तक किसी को पता ना हो? देखिए, इंतज़ामात के हवाले से बात करें तो अभी जो हमारी रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई है उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सयाह थे, जो स्ट्रैंडेड थे, जो कहीं पे फंसे हुए थे, वो तो हमने इवैक्यूएट कर दिए हैं। और अगर दोबारा से बर्फ़बारी होती है तो चूँकि बर्फ़बारी तो यहाँ सदियों से हो रही है, बर्फ़बारी हर सीज़न में होती है और यहाँ पे लोग सच्ची आपको बताया जाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई इंतज़ामात नहीं होते। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं और होटल इंडस्ट्री फिर वो अपने फ़ायदे के लिए भी काम करते हैं और फिर चार्ज भी करते हैं। दूसरी चलें मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं भी आपसे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजा यासिर रियासत अब्बासी साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं होटल एसोसिएशन मरी के। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। राजा साहब, कितने होटल हैं आपके, कितने लोगों को आपने मेहमान बनाया, कितने लोग इस वक्त पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पर, उनके हुक्म पर आपके होटलों में ठहरे हुए हैं और उनकी सूरत हाल क्या है? मरी में तकरीबन 350 से 400 होटल हैं। अच्छा। और गुज़िश्ता जब जुमे के साथ ये एमपी मिनिस्टर की तरफ से मरी को आफतज़दा करार दिया गया तो होटल एसोसिएशन की तरफ से जो सियाह फंसे हुए थे या मरी में मौजूद थे उनके लिए हमने फ्री अकोमोडेशन, रिहाइश फ्री कर दी, खाना फ्री कर दिया। उस दौरान, उससे पहले जब जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस दौरान सियाओं में खौफ व हरास फैल गई और लोग रास्ते से ही वापस जब हुए तो बदकिस्मती ये कि लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट और गफलत की वजह से एसी ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर ये वाकया कोल्डन्ना से जनाबली वाया केपी के बाड़ियों की तरफ जो नवीद इकबाल की फैमिली और दीगर जो 22 लोग शहीद हुए हैं, मैं उन्हें शहीद कहता हूँ, ये खालिस्तान जो है इंतजामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। कौन सी इंतजामिया? ये मरी एडमिनिस्ट्रेशन की जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर? मैं आपको बताता हूँ, मरी की लोकल इंतजामिया एसी मरी और जिली इंतजामिया कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी रावलपिंडी। मैंने पहले भी 2 दिनों से मैं जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनके सानिया मरी की इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल बोल के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे जराये के मुताबिक जो रोड क्लियर नहीं हुए, जिस रोड पे अमवात हुई है, नेशनल हाईवे उसे क्लियर नहीं कर सकी। महकमा हाईवे के पास डीजल ही मौजूद नहीं था। कल जब मीडिया पे ये सब अमवात हाईलाइट हुई हैं तो उसके बाद पाक आर्मी ने उसे डीजल दिया। वो डीजल देने के बाद वो रोड क्लियर हुए और आज सुबह 11 बजे तक मरी के दाखिली रास्ते, जो मरी के मेन रास्ते हैं, अपर चिका गली रोड, बैंक रोड, कोल्डन्ना रोड, इम्तियाज शहीद रोड, क्लियर नहीं हो सके थे। और रही बात ये सानिया मरी का जिम्मेदार
जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत मदीना है। जनाब गवर्नमेंट की ये जो नायल इंतजामिया बैठी हुई है, ज़िली इंतजामिया, और मरी के अंदर बिलखसूस एसी मरी अगर उसे पैदल रेस्क्यू करता तो उन लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर पैदल रेस्क्यू किया जा सकता था। और वहाँ पे नजदीक तरीन आपके वहाँ पे स्नो स्टेशन थे। और ये जो सियाह हैं ये सैनी बैंक से जिका गली और कोलडरना से वाया आपको बाड़ियां तक ये फंसे रहे हैं। और जारा साहब ये बताइए, आपने जिम्मेदारी आयद कर दी है एसी मरी के ऊपर, कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की आप मुतालबा कर रहे हैं। ये बताइए कि होटल एसोसिएशन की अपनी जिम्मेदारी बनती है, जब लोग उनको बुकिंग करवाते हैं, वहाँ आना चाहते हैं, आप उनको एडवाइजरी जारी करते हैं कि इतने बजे पहुँचना है, ये मौसम होगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, ये कमरा, ये बुनियादी जो ज़रूरत होती है आपको, जो लोग बुक करवाते हैं कमरा, उनको आप मुहैया करते हैं या लोग अपने तौर पर चले आ रहे हैं? आपके पास कोई एडवाइजरी का सिस्टम नहीं है, जिस तरह से इंतजामिया के पास आपने बताया कोई सिस्टम नहीं है, आप लोगों के पास कोई सिस्टम है? एडवाइजरी देखे जी, लोग आजकल जदीद दौर है, हम जदीद दौर सोशल मीडिया के दौर पे रह रहे हैं। एडवाइजरी देख के ही लोग आ रहे थे, स्नो फॉलिंग को देख के आ रहे हैं। कोई स्नो फॉलिंग भाईजान इतनी ज्यादा नहीं थी, 3 फुट स्नो फॉलिंग है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 2018 में जो स्नो फॉलिंग हुई थी उस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर साहब थे, और कुंडराव के मकाम पे एक तोदा गिरा था KP के अंदर, और एक आर्मी की फैमिली थी, मेजर यासिर थे, उन्हें रेस्क्यू करके मरी लाया गया है। आप होटल के एंड पे आ गए, होटलियर्स की तरफ अपने घंटे लाइट नहीं रही, होटलियर्स ने अपने जनरेटर ऑन रखे। पानी का मसला था, हम लोगों ने खुद अपना बाउजर के थ्रू पानी मंगवाया। अच्छा, अब ये बताएंगे अगर दोबारा और बर्फ गिरती है और बारिश होती है, ये गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं, तो अब जो इंतजामिया की कार्रवाइयां हैं आप उससे मुतमईन हैं? एसी मरी की कामयाबी ऐसी है, कारनामे ऐसे हैं कि वो लोगों को बचा लेंगे? मुझे ये बताया जाए कि 22 सानिया मरी के 22 लोगों की शहादत के बाद अगर एक बंदा उसके बाद इंतजामिया एक्टिव होती है तो मैं उसे एक्टिव नहीं कहूंगा। मैं तो नहीं कहूंगा कि 22 लोगों का आप इंतजार करते रहें कि जब तक वो शहीद हो जाएं, वो जनाबली रात को मौत की आंखों में आंखें डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दीबा शहनाज अख्तर साहिबा, स्पोक पर्सन है रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सेल की। अस्सलाम वालेकुम दीबा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त अगर और बारिश हो जाए और बर्फबारी हो जाए मरी में, तो इंतजामात किस तरह के हैं? कितनी सड़कें, कितना एरिया कवर कर लिया गया है कि अब इस तरह का कोई सानेहा नहीं हो सकेगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, जिसमें रेस्क्यू सर्विस ने बिफोर टाइम भी इवन 7 तारीख की शाम से भी लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू किया था। और उस दौरान जो हमारे रेस्क्यू के स्टेशन हैं और उधर से देखें तो आर्मी लॉजिस्टिक सेल है, वहाँ पे बाकी लोगों को निकाल दिया गया था। ये 5 व्हीकल जिसमें विक्टिम ट्रैप रह गए और वो वहीं पे उसकी इंफॉर्मेशन हमारी जो सर्च टीम कर रही थी उसको मिली, तो उनको निकाला गया और 22 लोगों को इवैक्यूएट करके उनको भिजवाई गई, उनकी बॉडीज RIU रावलपिंडी को हैंडओवर किया गया। दूसरी बात, जो रोड के हवाले से सिचुएशन है, इस वक्त कुलडन्ना से गीता गली की रोड भी क्लियर करवा दी गई है और कुलडन्ना से दरिया। अच्छा, मेरा दीवा साहब टाइम मेरे पास कम है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर मजीद बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो इंतजामात की सतह के ऐसा कोई वाकया रूनुमा तो नहीं हो सकेगा? मतलब सब चौकस हैं? मेन रोड क्लियर करवा दिए गए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अपनी गाड़ियां बहुत इक्का दुक्का कुछ लोग गाड़ियां छोड़ के चले गए थे, जिनको साइड पे तो कर दिया गया, लेकिन अगर स्नोफॉल मजीद होती है तो वो फर्दर ऑपरेशन में एक चैलेंज होगा, तो वो लोग भी आप आए, जो गाड़ियां फंसी वो चैलेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीवा साहब। ये सानिहा बहुत बड़ा है, अब ये कोताही है, गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है उसकी ना तजुर्बेकारी है, ये होटल मैनेजमेंट की, ये किसकी कोताही है? खैर, इस वक्त दुआ करनी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखा, मौलाना बशीर फारूकी साहब जो सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दुआ की है। मेरा ख्याल है कि ये तर्जुमानी करती है तमाम लोगों की जिनके साथ ये सानेहा हो गया, बल्कि तमाम मुसलमानों की, तमाम पाकिस्तानियों की। ये दुआ ज़रा सुनिए और इस दुआ में शामिल हो जाइए। इस आफत में, इस सानेहे के अंदर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। ये दुआ सुनिए मौलाना बशीर फारूकी साहब। हम मुब्तला हो चुके हैं और कोहमरी में जो वाक़या हुआ है
इसमें जो कीमती जानें चली गई हैं, अल्लाह इन सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए और मज़ीद नुकसानात के जो अंदेशे हैं और ख़तरात हैं, अल्लाह उससे हमें बचा ले। हर शख्स को अपना अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जिसको तुम दुनियावी परेशानी या मुसीबत के वक्त पढ़ो तो वो परेशानी दूर हो जाए। इस पर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ज़रूर हमें बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया, वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो हमारे भाई हैं, मैं चाहूँगा कि मैं भी और आप भी। अल्लाहुम्मा आमीन। ये सानेहा है, एक ऐसे जश्न की तरफ लोग जा रहे थे, मौसम एंजॉय करने जा रहे थे, लेकिन सानेहा आ गया। अल्लाह ताला इस मुश्किल से निकाले पूरी कौम को। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कराची में धरना जारी है जमात इस्लामी का, और ये जो सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती एक्ट मंजूर किया, इसके खिलाफ एहतजाज सारी जमातें कर रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी सबसे आगे है। अब इतला ये आई है कि सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के साथ आज 10 दिन के बाद बैठने को तैयार है और मुज़ाकरात करना चाहती है। क्या अपडेट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में मुसलसल एहतजाज जारी है और ये एहतजाज तमामी जमातें कर रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कर रही है, PSP भी कर रही है, PTI भी कर रही है, लेकिन लीड पर जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने इन बारिशों में मुसलसल धरना अपना जारी रखा है और मामला सिर्फ एक ही है। सिंध हुकूमत ने जिस अंदाज से सिंध असम्बली से बल्दियाती एक्ट मंजूर करवाया है, उसके ख़िलाफ़ सब एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि किसी सूरत में हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये एक्ट वापस नहीं लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि सिंध हुकूमत ने राब्ता किया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से और वो टेबल पर बैठने को तैयार हैं। कितनी सच्चाई है इस मामले के अंदर और सूरत हाल पिक्चर है क्या? जमात इस्लामी इतना फोकस्ड होके इतना टारगेटेड धरना और एहतजाज कर रही है जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब शामिल हैं। सिंध असम्बली में जो उनके मेंबर हैं लियारी से मुंतखब हुए सैयद अब्दुल रशीद साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जहां धरना इस वक्त जारी है वहां से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ख़वातीन बैठी हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये बताएं अब्दुल रशीद साहब, सिंध हुकूमत से जो आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा बिल्कुल ठीक है। सिंध हुकूमत के साथ अब सुना यह है कि आपके राब्ते बहाल हो गए हैं और अब सिंध हुकूमत के साथ जमात इस्लामी बैठ रही है मुज़ाकरात में। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी, आज 11वां दिन इस धरने का जारी है और इस वक्त शाम 6:30 बजे पीपल्स पार्टी के वज़ीर बल्दियात ने पैगाम दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए आएंगे और इस धरने में बातचीत का अमल शुरू करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में जमात इस्लामी जो है वो अपने धरने को जारी रखने का फ़ैसला कर चुकी है और धरना इस वक्त भी जारी है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसके अंदर अभी ख़वातीन शरीक हैं। 6:30 बजे पीपल्स पार्टी के वफ़द ने जो है वो इसके अंदर शिरकत करनी है। मुज़ाकरात के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से बातचीत होगी। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, ये बताइए कि मुतालबात बेसिकली क्या हैं? ये 11 दिन बहुत मुश्किल दिन थे। वैसे ही एहतजाज करना, बच्चों का, ख़वातीन का, नौजवानों का सड़कों पर निकलना मुश्किल है, लेकिन ये मौसम की वजह से बड़ा मुश्किल सख्त तरीन दिन थे। जमात इस्लामी अपने पूरे अज़ाइम के साथ जो है मौजूद है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बगैर आप ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी के रहनुमा आ जाएं, वुज़रा आ जाएं, कौन से नुकात हैं जिसके बगैर आप यहाँ से नहीं हटेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे जो मसाइल हैं शहर कराची के, उसके ऊपर तो बात मुस्तकिल जमात इस्लामी हक दो कराची के नाम से कैंपेन कर रही थी, लेकिन इसी असना के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए बल्दियाती तरामीमी एक्ट मंजूर करवाया, जिसको हम काला कानून समझते हैं और कहते हैं
क्योंकि शहर कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है, उस शहर के साथ इतनी बदसलूकी कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले जितने इदारे हैं सिंध गवर्नमेंट ने बल्दिया से वापस ले लिए हैं और इस वक्त मेट्रोपॉलिटन के पास सिर्फ झाड़ू और सफाई का निज़ाम सिर्फ रह गया है, जबकि माजी के अंदर बल्दियाती निज़ाम के अंदर नेमतुल्लाह खान सिटी नाज़िम की हैसियत से काम करते रहे और उन्होंने 4 अरब का मिलने वाला बजट 42 अरब पर छोड़ा। इसी तरह अब्दुल सत्तार अगवानी मेयर कराची के तौर पर काम करते रहे, उन्होंने कराची के अंदर पानी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए, K1 K2, इसी तरह अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, पुल बनाए। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने तरमीम के ज़रिए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो अब्दुल सत्तार अगवानी ने बनाया था, हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल फेडरल बी एरिया जो नेमतुल्लाह खान ने बनाया था, छोटे और बड़े शफा खाने, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, MDA, LDA, जितने डिपार्टमेंट कराची के वो सब ले लिए। और इस वक्त बल्दियाती तरमीम के बाद अब बल्दियाती नुमाइंदे की हैसियत सिर्फ एक कंप्लेनर की हो गई है कि अगर उसको किसी तालीम इदारे के मसाइल के ऊपर कोई काम करना होगा तो वो एक दरख्वास्त लिखेगा महकमा तालीम के किसी ऑफिसर को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काला कानून है कि जिसके नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत का, जमहूरियत का राग अलापने वाली इस हुकूमत ने आवाम के उन नुमाइंदों को बेज़रर करने का ठान लिया है। अच्छा, मेरा सवाल उसी जगह पे है, आपने पूरा इसका बैकग्राउंड बताया, कौन से ऐसे मुतालबात हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे जमात इस्लामी का ये धरना जारी रहेगा? नासिर हुसैन शाह साहब अपने वफ्द के हमरा 6:30 बजे आपके पास आ रहे हैं, कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिसके हल हुए बगैर आप यहाँ से नहीं हटेंगे? देखिए, हमारा मुतालबा तो सबसे बड़ा, अगर मैं उसका खुलासा बयान करूँ तो हम हक मांग रहे हैं कराची का जो इसका बनता है। और ये जो बलियाती तरमीमी एक्ट के नाम से काला कानून मंजूर किया है, इसको मनसूख करने का ऐलान करें। नई मुशावरत के साथ तमाम पार्लिमानी पार्टी और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बल्दियाती एक्ट मंजूर करवाया जाए और पिछले कवानीन की तरफ, हम तो ये कहते हैं 2001 के ऊपर खड़े हो जाएं और वहाँ से अगर बिलफर्ज महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें कम हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसमें एक स्टेक होल्डर जितने शहर कराची के लोग हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाए और मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़क़ा तौर पर बल्दियाती ऑर्डिनेंस मंजूर किया जाना चाहिए जिसमें बल्दियाती इंतखाब करवाई जाए। ये मुतालबात तो आपके बड़े सख्त हैं। नासिर हुसैन शाह साहब तो मुस्कुराते हुए आएंगे, आपके साथ मुस्कुराते हुए बैठेंगे। ये मुतालबात तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आते हैं कि ये पूरे हो। मेरे साथ नायब नाजिम अरशद वोहरा साहब जो साबिक नायब नाजिम है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अरशद वोहरा साहब, जमात इस्लामी बहुत बहादुरी के साथ सड़कों पर बैठी है, ख़वातीन बच्चे बैठे नज़र आ रहे हैं, सख्त मौसम में भी बैठे रहे हैं, PSP भी एहतजाज करती रही, आप जमात इस्लामी से मिलते भी रहे हैं, आपके चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब मिलते रहे हैं। ये मुतालबात जो अभी अब्दुल रशीद साहब ने बताए हैं, आप भी इन्हीं मुतालबात की खातिर एहतजाज कर रहे हैं? आपके मुतालबात यही हैं या मुख्तलिफ हैं? देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली अब्दुल रशीद साहब को सुन तो नहीं सका, लेकिन मुझे पता है जो मुतालबात जमात इस्लामी के हैं या जो पाकिस्तान गवर्नमेंट पार्टी के हैं, और इन अदर वर्ड जो मुतालबात कराची की आवाम के लिए हैं, कराची की बेहतरी के लिए हैं, लाड़काना की बेहतरी के लिए हैं, नवाबशाह की बेहतरी के लिए हैं, मिठी की बेहतरी के लिए हैं, थरपारकर की बेहतरी के लिए हैं, पंजाब के हर गांव हर शहर की बेहतरी के लिए हैं। हम उन मुतालबात की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 140A, जो कि 4 लाइनों पर मुश्तमिल है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर। अब हम जब ये बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा 18वीं तरमीम के बाद जो है हर सूबा अपनी मर्जी से उस पर अमल करता है और हर सूबा अपनी मर्जी से जो है वो बल्दियाती एक्ट लेकर आता है। आप अगर उसको क्लियर कर देंगे, आप तमाम महकमे जात को, वो जो अभी जिस तरीके से 31 बिल पास हुए थे 1 घंटे में, उसमें 32वां बिल जो है वो आर्टिकल 140A की डेफिनेशन का पास हो, तमाम लोगों की सिंसियरिटी का पता चलता कि हाँ ये इख्तियारात को यूनियन काउंसिल की हद तक लेकर जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल पावर्स को यूनियन काउंसिल की हद तक लेकर जाना चाहते हैं। जिस तरीके से NFC अवार्ड जो है वो PFC
उसी तरीके से PFC अवार्ड होना, आपके सामने 13 साल में PFC अवार्ड की एक मीटिंग नहीं हुई। तो ये फिर जो है, अगर आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के तरीक़ेकार को वज़ा कर देती और NFC अवार्ड के थ्रू ही यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को अगर उसका पैसा मिल जाता, तो फिर इलाके मोहल्ले के लोग उसको पकड़कर उससे पूछ सकते थे कि तुम्हें हमारे मोहल्ले की गटर लाइन के पैसे मिले थे, तुम्हें हमारे मोहल्ले की पानी की लाइन के पैसे मिले थे। सिमिलरली उसमें मेयर के अंडर जितने डिपार्टमेंट आने हैं उन डिपार्टमेंट को मेंशन कर दिया जाता। इसी तरीके से ये कर दी जाती कि आज जो है 120 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइम मिनिस्टर बिठाते हैं, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मिनिस्टर बिठाते हैं? नहीं बिठाते। अरशद गौहर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप नाइब नाजिम भी रहे हैं, आपने बहुत करीब से मामलात को भी देखा है। एक खबर गर्दिश कर रही है, इसकी तस्दीक कर सकते हैं, कुछ उसके नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले गर्दिश करना शुरू हुए हैं, लेकिन साफ फोकस मरी की साइड पर है, तो इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है कि कराची में 26 टाउन्स बनाने और 233 यूनियन कमेटीज़ बनाने की मंजूरी दी गई है। कोरंगी में 4 टाउन्स, 37 यूनियन काउंसिल्स, जनूबी में 2 टाउन्स और 26 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल होगा। गरबी में 3 टाउन्स और 26 यूनियन काउंसिल तकसीम किया जाएगा। ज़िला मलीर में 3 टाउन्स बनाए जाएंगे, 30 यूनियन काउंसिल्स बनाई जाएंगी। ज़िला वस्ती के अंदर 5 टाउन्स और 45 यूनियन काउंसिल्स बनाई जाएंगी। इसमें कोई सदाकत है? सिंध हुकूमत ने मंजूरी दे दी है यूनियन कमेटीज़ बनाने की और 26 टाउन्स बनाने की, ये माजरा क्या है? नहीं, बिल्कुल ये जो है, इन्होंने टाउन्स जो है टोटल टाउन्स डेवलप कर लिए हैं, उसकी यूनियन काउंसिल इन्होंने कर ली हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, देखें ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से शहर की कर रहे हैं, वो अपनी मंशा के मुताबिक कर रहे हैं। वो देखते हैं कि किस पॉपुलेशन में कहाँ का वोट बैंक ज्यादा है, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये सिंसियरिटी पर बेस नहीं है। देखिए, अगर ये अच्छा, मैं आपको भी सिंसियरिटी पर बेस एक शॉर्ट सुनाता हूं। आपसे 2 घंटे 3 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमें मिले नहीं मिले, लेकिन हम कराची के लिए काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। 2 से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्तों के अंदर कराची में काम दिखने लगेगा, सड़कें बनेंगी, पार्क्स बनेंगे। क्या उन्होंने फरमाया, जरा सुनिए मुर्तजा वहाब साहब क्या फरमा रहे हैं। अब्दुल रशीद साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि हम 1.5 अरब रुपए खर्च करेंगे, आइंदा चंद हफ्तों में कराची की सारी सड़कें बना देंगे। ट्रांसपोर्ट का उन्होंने कहा है 250 बसें हम लेकर आ रहे हैं 31 जनवरी तक ये बसें आ जाएंगी। वाटर के हवाले से उन्होंने कहा हब डैम से हम 50 साल पुरानी लाइनें तब्दील कर रहे हैं। अब्दुल रशीद साहब, ये काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये ऐलानात जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे तब भी किए थे, आज फिर उन्होंने ऐलानात किए हैं। ये मैं अर्ज ये करूं कि इन लोगों को तो मेरा ख्याल है कि शर्म नाम की कोई चीज़ करीब से भी नहीं गुजरी है। इन शर्म नाम की चीज़ कोई करीब से भी इनके नहीं गुजरी है। इनसे ये पूछें कि पिछले 50 साल से लियारी को अपना गढ़ कहने वाले, 28 साल हुकूमत करने वाले, 13-14 साल से मुस्तकिल हुकूमत करने वाले, इन्होंने लियारी की सड़कें तो बनाई नहीं, इन्होंने मलीर और किमाड़ी की सड़कें तो बनाई नहीं है। पूरे शहर को जहाँ से इनको वोट मिलता था इन्होंने उनको नहीं पूछा। तो ये इस वक्त सिर्फ जो है वो अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा करप्शन किसी ने नहीं की, इनसे ज़्यादा लूट मार किसी ने नहीं की, इनसे ज़्यादा जो है वो किसी ने आप कह लें कि इस वक्त जो सूरत हाल है मजमूई सिंध की, कि सबसे ज़्यादा अगर सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोई काम कर रही है तो वो करप्शन कर रही है। ये साबित शुदा चीज़ है। आज भी बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ नेब के केसेस मौजूद हैं, पेशिया भुगतते हैं, आते हैं और जाते हैं। इनसे उम्मीद ही नहीं है, इनसे तवक्कुआत ही नहीं है हमें कि ये लोग कुछ डिलीवर करेंगे। ये इस वक्त सिर्फ जो है वो आप कह लें कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं। इनसे पूछे ना, 3 साल पहले से जो है वो एक स्कीम इनकी ADP में और ग्राउंड वाटर की मौजूद है, लियारी की, जो नेमतुल्लाह खान ने डाली थी 32 डाया के ऊपर। टेंडर होने के बावजूद उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। लियारी का चाकीवाड़ा रोड खंडर बना हुआ है, मलीर का रोड खंडर बना हुआ है, शेरशाह का रोड खंडर बना हुआ है। आप पूरा शहर उठाकर देख लें, जामा कलात और फेरेस्को चौक के ऊपर कभी सेवरेज नहीं बाहर आया था, वहाँ पर भी सेवरेज का पानी बाहर आ रहा है। इन्हीं के पास हुकूमत है, इन्हीं के पास लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है,
इन्हीं के पास ADP स्कीमें हैं, लेकिन ये करने वाले नहीं हैं। ये इसी तरह के बयानात जारी करते हैं सिर्फ, और अच्छे चेहरे को सामने ला करके समझते हैं कि इनका तासुर अच्छा हो जाएगा, तो कौम इनसे मायूस है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इन्होंने पहले तो सिंध के दही इलाकों को पसमानदा रखा वडेरा शाही के इस पूरे निज़ाम से। अब इन लोगों ने सिंध के शहरों के ऊपर कब्जा करने की सोची है, जहाँ से पैसे हासिल हो जाएं। इनने इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल अपने पास लिया है इन्होंने। अच्छा, यही सवाल मैं अरशद वोरा साहब से भी कर लेता हूँ, प्रोग्राम का टाइम बस खत्म होने वाला है। अरशद वोरा साहब, आप क्या कहेंगे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, 1.5 अरब रुपए की सड़क बनाने की बातें कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेकर आ रहे हैं, 250 बसें लेकर आ रहे हैं, इसी महीने लेकर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे फैसल, मैं आप तो अपनी पुरानी 2018 से पहले की इनकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकालें। 2018 के बाद 5,000 लाएंगे, 3,000 लाएंगे, 1,500 लाएंगे, 600 लाएंगे। जी 2021 की निकालें जी। मतलब ये तो सवाल आपको हमसे करने के बजाय खुद ही इनका जवाब आपको जो है वो इनकी पुरानी क्लिपिंग्स चला के दे देना चाहिए। ये तो ये लॉलीपॉप दे देकर तो इन्होंने जिंदा रखा है। क्या बात करें, 250 बसें। अरे आप कराची का 160 अरब रुपए जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड लेके जा रहा है सेल्स टैक्स की मद में, सिर्फ उससे हर साल एक नई ग्रीन लाइन खड़ी हो सकती है यहाँ पे। तो पैसा जाता क्या है भाई? 10,242 रुपए मिला है आपको 13 सालों में, कहाँ गया वो पैसा? खुदा का खौफ करें। इन लोगों की नीयत ये कराची क्या 4 पार्क मांगता है? कराची की 1.5-2 करोड़ की आबादी, कच्ची आबादी है, वो चाहती है कि वो एक अच्छे क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरमेंट में रहे। कराची में आज भी गोड आबाद होते चले जा रहे हैं। आप जो है जो बेसिक चीजें हैं, ये 4 पार्क बना देना, 4 सड़कें बना देना कराची में 13 साल से हुकूमत करके, ये क्या कोई अचीवमेंट है? ये तो किसी प्राइवेट आदमी को कहेंगे तो वो बना देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद। जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, उनकी क़यादत में आज मुलाकात करेगा। जमात इस्लामी ने जो मुतालबात रखे हैं उससे लगता नहीं ये धरना ख़त्म होने वाला है। देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है और जमात इस्लामी कितना पीछे हटती है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।